नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने पटना कलम से संबंधित ब्रेन मैप के जरिए एक बहुत ही सरल शब्दों में 6 से 7 ब्रेन मैप के जरिए पूरे पटना कलम को समराइज किया था। आज के हम इस वीडियो में मौर्य कला को समराइज करेंगे, लेकिन आज हम ब्रेन मैप के जगह पे ये जो नोट्स है वो CME से हमने लिया है, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही सटीक है और इसकी भाषा पानी की तरह सरल है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि मौर्य कला आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। शर्त बस यह है कि आप लेट कर ना देखें, आराम से बैठ जाएं और एक पेन और पेपर ले लें। मौर्य कला को समझने के लिए 3 हिस्सों में हम उसे बांट लेते हैं। एक संक्षिप्त भूमिका, उसका विस्तार और उसका आलोचनात्मक समीक्षा और एक निष्कर्ष। पूरी कंटेंट को मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मौर्य कला की विशेषताओं में इसकी अवस्थिति, इसके विभिन्न किन किन विचारकों ने क्या क्या इसके बारे में कहा है और इसकी संरचनात्मक विशेषताओं को समझेंगे। जैसे खासकर स्तंभ के ऊपर जिस तरीके की संरचनात्मक विशेषताएं हैं या जो स्तूप की संरचनात्मक विशेषताएं हैं, प्रदक्षिणा पक्ष, द्वार, हर्मिका, छत, इस सब को समझेंगे ताकि आपको फिगर एग्जाम में किस तरीके से सेकंडों में ड्रॉ करना है इसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप कॉपी करने लगते हो किसी फिगर को, जानते नहीं हैं, तब उसमें समय लगता है आपको। इसके बाद कौन कौन से विहार थे, इसके बाद जो लोक कला है, इसके बाद हम इस पे देखेंगे कि मौर्य कला पे जो आरोप लगता है कि विदेशी कला से प्रभावित थी, खासकर ईरानी प्रभाव इस पे था, इसमें कितना दम है, यानी कि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क देखेंगे और इसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष देंगे आपको। देखिए, एक भूमिका जान लीजिए पहले कि मौर्य कला जो था इसलिए महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से मौर्य कला को भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक के रूप में जाना जाता है। युग विभाजक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि मौर्य कला से पहले मिट्टी या लकड़ी का प्रयोग होता था, जिसके कारण जो कलाकृतियाँ थीं वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती थी, लंबे समय तक उनका स्थायित्वपन नहीं था। इसी के कारण जब लकड़ी और मिट्टी के जगह पे मौर्य कला में पत्थरों का प्रयोग होने लगा तो उसकी स्थिरता बढ़ गई, निरंतरता बढ़ गई, जिसके कारण मौर्य कला के जो कलाकृतियाँ हैं वो अब तक सुरक्षित हैं। मौर्य कला पे स्थानीय प्रभाव तो था ही था, इसके अलावा कुछ विदेशी प्रभाव भी था, जो कि मैंने आपको बताया कि ईरानी प्रभाव की बात कही जाती है। अगर मौर्य कला को हम विस्तार को देखें तो इसको हम 2 क्षेत्रों में बांट कर देखते हैं, राजकीय कला और लोक कला। जो राजकीय कला है उसी अगर दूसरी तरह से हम आगे चल के विभाजन करेंगे तो आप देखेंगे कि राजकीय कला में मैक्सिमम स्थापत्य कला आता है, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार, जो बहुत सारे विहार बने हुए हैं। और लोक कला में जो मैक्सिमम इंक्लूड होता है वो मूर्ति कला इंक्लूड होता है। इसे आप देख कहाँ सकते हैं? स्तंभों के ऊपर पशु की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं या स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा जो मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं। तो आपने एक इसका सरल सा विभाजन समझ लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप दिमाग में एडजस्ट करते जाइए। अभी की भूमिका में 2 बातें आपको एकदम याद होनी चाहिए। पहला क्या कि मौर्य कला से पहले लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग होता था, जिसके कारण वो टिक नहीं पाती थी। दूसरा कि मौर्य कला में पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया। दूसरी बात आप लिखोगे कि इस पे ईरानी प्रभाव दिखता है। विभाजन करोगे 2 हिस्सों में, राजकीय, लोक कला। राजकीय कला में मैक्सिमम क्या आता है? स्थापत्य कला आता है। लोक कला में मैक्सिमम क्या आता है? मूर्ति कला आता है। अब इसका विभाजन करेंगे आप, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और विहार। लोक कला को
स्तंभों के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई हैं पशु की, और स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियां। राजकला का सिंपल सा मतलब होता है सरल अर्थों में कि वैसी कला जिसको कि राज्य के द्वारा प्रश्रय प्रदान किया जाता है वो राजकीय कला होती है, और लोक कला वह कला होती है जो स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा विकसित की जाती है। अब हम मौर्य कला की विशेषताओं को धीरे धीरे समझते हैं। मैंने बता दिया कि 2 हिस्सों में बटेगा, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। अब इसकी विशेषताओं को हम सबसे पहले राजप्रसाद देखते हैं स्थापत्य कला में। अब मैक्सिमम इसकी अवस्थिति कहाँ है? पटना में एक जगह है कुम्हरार पार्क भी बहुत फेमस है, तो वहाँ पे आप जाकर अभी भी कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। अब इस जो राजप्रसाद है इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। इन स्टेटमेंट को आपको एग्जाम में कोट करना होता है, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर आने की संभावना बढ़ती है जब आप इतिहास कार्य के स्टेटमेंट को कोट करते हो। एरियन ने इसके बारे में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का मुकाबला सूसा एवं मेघपत्तना स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही फाहियान जो चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, उसने राजप्रसाद की तुलना देवताओं द्वारा निर्मित भवन से की। उनका कहना था कि जिस तरीके से राजप्रसाद भव्य है वो लगता ही नहीं है कि मानव निर्मित है, यह देवताओं के द्वारा निर्मित है। वही पतंजलि, इन्होंने भी राजप्रसाद की खूब प्रशंसा की है। राजप्रसाद में जो सबसे मुख्य जो चीज़ था वो था उसका सभागार। राजप्रसाद के भीतर बने कई विशाल कक्षों में एक 80 स्तंभों वाला सभागार विशेष उल्लेखनीय है। इसकी छत और फर्श लकड़ी की बनी होती थी। अब छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। सभागार जो था उसमें स्तंभों का खूब प्रयोग किया गया था, और जो उसकी छत थी वो विशेषता क्या थी उसकी कि लकड़ी की बनी हुई थी। इन चीज़ों को, की पॉइंट्स को आप हमेशा दिमाग में बैठाते चलिए। अब पाटलिपुत्रा का उल्लेख कर दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में, वो ज़्यादा जरूरी नहीं आपके लिए। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में नगर की विशालता एवं नगर नियोजन की व्याख्या की है। इसको आपको ज़्यादा इलोबरेट नहीं करना है। स्तंभ के बारे में आपको अब अच्छे से इलोबरेट करना जो हमारा दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा था राजप्रसाद स्थापत्य कला में, दूसरा है स्तंभ। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण वे स्तंभ हैं जो मुख्यतः अशोक द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित कराए गए थे। ठीक है। अब लिपिबद्ध स्तंभ और सादा स्तंभ। अब संरचनात्मक इसकी विशेषताओं को जान लीजिए, जो कि हम ईरानी से जब तुलना करेंगे, और अब जब आप यहाँ संरचनात्मक विशेषताओं आपको याद रहेंगी तो तुलना करने में बहुत सुविधा होगी। एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित थे, यानी एक ही पत्थर को पूरे के पूरे पिलर को काट कर बनाया जाता था। लाल बलुआ पत्थर जो चुनार यूपी, मथुरा यूपी से आयातित थे द्वारा निर्मित। ये स्तंभ गोलाकार होते थे। स्तंभों की ऊंचाई 20 से 50 फीट होती थी। वजन 50 टन होता था। इतने फैक्ट को आप मगअप न भी करें तो सामान्यतः जान लें कि इसकी आकार जो गोलाकार होती थी और इसकी ऊंचाई 20 से 50 फुट होती थी लगभग, और इनको चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। लगता है कि धातु निर्मित हो, इस तरीके से पत्थर को चमका दिया जाता था कि लगता था कि पत्थर स्तंभ जो है धातु निर्मित है। अब इसकी स्तंभ के बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा जानना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में सीमित समय होते हैं। आप स्तूप के बारे में जान लीजिए। मौर्य कला से पूर्व भी स्तूप था। ऐसा नहीं था कि मौर्य कला में कोई नई खोज थी, परंतु मौर्य कला से ही स्तूपों का व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। मौर्यकालीन स्तूप निर्माण के संदर्भ में शासक अशोक का उल्लेखनीय स्थान है। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, भरहुत और राजगिरी के स्तूप उल्लेखनीय हैं। तो आप 3 जगहों का नाम याद रख लें, सांची, भरहुत और राजगिरी, जिसमें सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, जो इसकी महत्ता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण है।
इस फैक्ट को आप जरूर डालेंगे जब आप स्तूप का जिक्र करेंगे कि सांची के स्तूप को यूनेस्को के जो लिस्ट है उस विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। अब स्तूप की संरचना, अब इस फिगर को आप अच्छे से समझ लें। देखें, जो सबसे पहला जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं वेदिका या घेरा, जो सर्कुलर बाउंड्री है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इसमें चारों तरफ से एक एक तोरण द्वार होते थे, तो आप 4 द्वार बना देंगे। इसके बाद जस्ट वेदिका के अंदर में एक प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, और उस प्रदक्षिणा पक्ष के बाद में चबूतरा बना होता है और उसी चबूतरे पर एक वेदी बनी होती है और उसकी जो ऊपर एक फर्श बना होता है जिसको अंड का नाम से जानते हैं, और अंड के ऊपर हर्मिका बना रहता है और हर्मिका में बुद्ध से संबंधित जो उनके अंश हैं उसे रखा जाता है और उसके ऊपर एक सीधी एक रेखा, मतलब जो इसमें दिखाई गई है उसे बोलते हैं AST, और उसके ऊपर जो 3 तार लगे होते हैं उसको बोलते हैं छत, जो सिंबॉलिक रूप में 3 तारों के द्वारा अब दिखाते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल आकृति है। आपको याद रखना है कि सबसे बाहरी वेदिका या घेरा हो गया, उसके अंदर प्रदक्षिणा पथ, उसके अंदर चबूतरा, चबूतरा पे वेदी बनी हुई है, वेदी के ऊपर अंडाकार शेप बना हुआ, उसके ऊपर हर्मिका बनी हुई है, AST और छत। इतने चीज़ को आप दिमाग में एडजस्ट कर लें। अब इसके बाद हम आते हैं बिहार पर। अब बिहार में हम मुख्य रूप से किसका जिक्र करेंगे? 2 चीज़ों का। इनकी उपस्थिति कहाँ पे है? गया बिहार में है। बराबर पहाड़ी में स्थित गुहा बिहार है जो अशोक द्वारा निर्मित है। बराबर पहाड़ी स्थित गुफाओं में 2 गुफाओं का आप नाम याद रखिएगा, सुदामा और कर्ण चौपड़। उसी तरीके से नागार्जुन पहाड़ियों में स्थित गुहा विहार है जो अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा बनाए गए थे। इस 2 चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो बराबर पहाड़ी में स्थित गुफा थी वो अशोक द्वारा निर्मित थी और जो नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गुफा है वो अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित थी। उसमें कौन से है अशोक द्वारा निर्मित? बराबर में सुदामा और कर्ण, और नागार्जुन में है गोपी गुफा, लोमस ऋषि गुफा और वर्तिका गुफा। ठीक है, इसकी संरचनात्मक विशेषताएं एकदम संक्षिप्त में माइंड में बिठा लीजिए। 2 कमरे होते थे, कमरे चबूतराकार होते थे, बेलनाकार इसकी छत होती थी, दीवारों की छतों पर चमकदार पॉलिश की जाती थी, और जो प्रवेश द्वार होते थे, एंट्री गेट होते थे, वो लकड़ी के बने होते थे। अब हम आते हैं, अब यहाँ तक हमारा जो पहला पोर्शन था स्थापत्य कला वो पूरा खत्म हो गया। स्थापत्य कला में हमने चारों चीज़ें देख ली, राज प्रसाद देख लिया, स्तंभ देख लिए, स्तूप देख लिए और बिहार देख लिए। अब हम आते हैं मूर्तिकला में। मूर्तिकला में हमने आपको बताया था कि हम 2 चीज़ें देखेंगे स्तंभ के ऊपर जो निर्मित हैं। मौर्य कला में विभिन्न रूपों के अंतर्गत मौर्य कला की मूर्तिकला भी उत्कृष्ट रूप में विकसित हुई। हड़प्पा के उदाहरणों को छोड़कर मौर्य काल में ही मूर्तिकला का व्यवस्थित प्रमाण मिलता है। मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत राजकीय कला मूर्तिकला का प्रमाण है। जो स्तंभों के भाग हैं ये पशु आकृतियों स्तंभों की संरचना का सर्वाधिक उत्कृष्ट भाग मानी जाती है, जिसमें कौन कौन से पशुओं का जिक्र होता है? सिंह, वृषभ, हाथी। अब यहाँ पे जो आपको एक दिख रहा होगा अशोक स्तंभ, अब इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? तो चौकी पर निर्मित 4 पशु आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? बैल, घोड़ा, सिंह एवं हाथी। चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। इसे भारत सरकार ने प्रतीक के रूप में अपनाया गया है जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। अब इसके अन्य उदाहरण आपको कहाँ मिलेंगे? तो बिहार के लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, बसाड़ और संकिसा उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं
कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ हैं। लोक कला का स्वरूप है जिसके माध्यम से भारतीय जनजीवन के विभिन्न पक्षों का अंकन होता है। इन मूर्तियों में सबसे फेमस क्या है? तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ फेमस हैं। अब दो चार जगहों का आप नाम जरूर याद कर लेंगे लोक कला में। दीदारगंज पटना, यहाँ से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। बेसनगर मध्य प्रदेश, यहाँ से भी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। परखम मथुरा से यक्ष की मूर्ति मिली है। राजघाट वाराणसी से भी यक्ष की मूर्ति मिली है। इसके बाद यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला के तहत अन्य मूर्तियाँ मिलती हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। बुलंदीबाग पटना, लोहानीपुर पटना, जो बिहार के छात्र होंगे वो जानते होंगे लोहानीपुर पटना को, और धौली उड़ीसा। यहाँ पे हाथी की मूर्ति मिली है जो चट्टान से काट कर बनाई गई है। अब हम मौर्य कला की, खासकर लोक कला की समीक्षा देख लेते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला में मूर्ति कला के विकास का भी व्यापकता मिली। विशेष रूप से हम कालखंड में ऐसे नए तत्वों का समावेश हुआ जिसमें मूर्ति कला के स्वरूप को व्यवस्थित होने में मदद मिली। अब हम देखते हैं कि इसमें विदेशी प्रभाव की चर्चा करते हैं। मौर्य कला के संबंध में यह विमर्श का विषय है कि विदेशी प्रभाव, विशेषकर ईरानी प्रभाव कहाँ तक था। अब इसके पक्ष में देखते हैं कि ईरानी प्रभाव था, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। मौर्य साम्राज्य 4वीं शताब्दी से 2वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व था। लगभग इसी ईसा पूर्व में ईरान में अर्मेनाई वंश का शासन था। दूसरा, यहाँ के राजप्रसादों में भी बड़े बड़े स्तंभ तथा सभागार होते थे। तीसरा, कुछ कलाविद जैसे जॉन मार्शल, बर्सी ब्राउन, दो नाम आप जरूर याद रखेंगे जिसका कि आपको जिक्र करना है एग्जाम के आंसर में, जॉन मार्शल और बर्सी ब्राउन ने इन आधारों पर मौर्य कला को ईरानी देन के रूप में देखते हैं। इन्होंने यह भी मत दिया है कि स्तंभों के ऊपर उल्टा कमल तथा चमकदार पॉलिश आदि भी ईरानी कला की ही देन है। तो ये तो हो गई विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय चित्रकार हैं उसका खंडन करते हैं, इस मान्यता का समर्थन नहीं करते हैं। उनके क्या तर्क हैं? ईरानी प्रभाव के विपक्ष में तर्क है कि अधिकांशतः भारतीय कला समीक्षक मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में इन विद्वानों ने मौर्य एवं ईरानी कला में निम्नलिखित अंतर बताया है। अंतर क्या है कि जो ईरानी कला था, स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए, और जो भारतीय मौर्य कला है स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप में हुआ है, इंडिपेंडेंट रूप से हुआ है। दूसरी बात कि जो ईरानी स्तंभ थे वो मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय स्तंभ थे वो एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए थे, संरचना जब मैं बता रहा था। और जो ईरानी स्तंभ हैं वो कई पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। ईरानी स्तंभ के ऊपर नॉर्मली मानव की आकृतियाँ बनती थी, और जो मौर्य कला का स्तंभ है आपने देखे थे कि पशु की आकृतियाँ बनती थी। तो ये डिफरेंसेज हो गए। अब देखो, अंततः कहा जा सकता है कि मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव, ईरानी कला की नकल कह देना उचित नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मौर्य कला इंडिपेंडेंट नहीं थी, ईरानी कला की एक नकल थी, उसकी कॉपी थी। नहीं, कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है क्योंकि एक ही समय में था, लेकिन उसकी नकल थी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये कहना होगा कि इसमें जो मूलभूत तत्व थे वो भारतीय थे। अब कुल मिलाकर मौर्य कला भारतीय इतिहास में न सिर्फ पहले से चले आ रहे भारतीय कला परंपरा के व्यवस्थित स्वरूप एवं विकास को गति प्रदान की, बल्कि सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य कला के रूप में अति विशिष्ट रहा। ठीक है, और इसी के साथ एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालते हुए अब इसको क्या करेंगे, आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो अगर आपने मौर्य कला के संदर्भ में इतनी बातें अपने दिमाग में एडजस्ट कर ली, अब आपको 1 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ। मौर्य कला, आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका में क्या बताना है कि लकड़ी और मिट्टी की जगह पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ और इस पर ईरानी प्रभाव दिखता है। दूसरी बात, आप इसकी विस्तार देंगे, विस्तार में 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका हो जाएगा स्थापत्य कला या राज्य से जो
तो राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में आप बता देंगे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और विहार। राजप्रसाद की संरचनात्मक विशेषताएं बताएंगे, स्तंभ की संरचनात्मक विषय, स्तूप की विशेषताएं बताते जाएंगे, उसमें हर्मिका, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, तोरण, इस सबको अच्छे से एक मैप में नक्शा बना के दिखला देंगे। इसके बाद लोक कला, लोक कला को दो हिस्सों में बांटकर, एक जो स्तंभ के ऊपर हुआ करता था और एक मूर्ति कला, उसकी विशेषताएं। इसके बाद ईरानी प्रभाव के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, और इसके बाद एक निष्कर्ष। आपका मौर्य कला फिनिश हो गया। अब मौर्य कला पे कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य कला की संक्षिप्त चर्चा करते हुए बताएं कि इस कला पर ईरानी प्रभाव किस हद तक था, तब आप जो तर्क, पक्ष और विपक्ष वाली चीज़ है उसको आप विस्तार से लिखेंगे। अगर केवल क्वेश्चन मौर्य कला पर पूछा गया तब आप सारे चीज़ों को बताएंगे। विशेषता पूछी गई तो संरचनात्मक विशेषताओं को विस्तार देंगे। यानी कि आपको कंटेंट तो वही देना है, लेकिन आपको प्रश्न की भाषा समझ लेनी है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, उसी हिसाब से उस सेक्शन को ज़्यादा विस्तार देनी है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।